Hello friends, CT for 11th admission, Common Entrance Test Subject English, Part 3, तीसरा और ये आखिरी वीडियो आज हम देख रहे हैं। राइटिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस इस वीडियो के जरिए हम देखने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चंस राइटिंग स्किल्स के ऊपर पूछे जाते हैं और कुछ 2-3 टॉपिक बाकी ग्रामर के उनको भी हम आज देखेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये हमारा सिलेबस था जो पहले वीडियो में भी देखा हमने, दूसरे में भी देखा और ये तीसरे आज उसमें क्या क्या देखा है हमने। पहले कंपाउंड वर्ड देखे हैं, वर्ड चेन देखा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे हैं, बोथ मीनिंग बेस्ड भी है और जो स्ट्रक्चर बेस्ड थे दोनों भी देखे। जेरेंड देखा, पार्टिसिपल्स देखे हैं, इन्फिनिटिव्स क्या होते देखे, पंक्चुएशंस किस तरह से दिए जाते हैं देखे, इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं ये भी हमने देखा। होमोग्राफ और होमोफोन देखे हैं। स्पॉट द एरर, 5 तरह की एरर किस तरह से होती है ये भी हमने देखा। करेक्ट स्पेलिंग्स किस तरह से यूज करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये दूसरे वीडियो में हमने देखा है। और करेक्ट वर्ब फॉर्म्स किस तरह से होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिगर्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, देन टेंस, then word register, active passive voice, degrees of comparison, modal auxiliaries, antonyms and synonyms इस बार हम देखेंगे। लास्ट टाइम में हमने वर्ड फॉर्मेशन ये भी देखा था और इसके अलावा और एक टॉपिक देखा था, वो था फ्रेमिंग क्वेश्चंस। आज बाकी के जो टॉपिक्स रह गए उसे हम पूरा करेंगे। चलते हैं सीधे एक एक टॉपिक की तरफ। पहला देखते थे एंटोनिम और सिनोनिम्स। सिनोनिम की कोई सीमा नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, जितना ज़्यादा वोकैबुलरी आपका बड़ा होगा, उतने ज़्यादा सिनोनिम आप बता पाओगे। तो लेकिन एंटोनिम के बारे में कुछ ट्रिक्स जरूर दी जा सकती हैं। जैसे कि एंटोनिम से उसमें कुछ प्रीफिक्स लगते हैं, जैसे कि अन। अगर ये अन प्रीफिक्स का मतलब शब्द के पहले आता है, प्रीफिक्स अन। अगर एग्जिस्टिंग वर्ड को लगा दिया गया, सभी को नहीं लगता है, कुछ कुछ वर्ड्स को लगता है। जैसे कि हैप्पी का अनहैप्पी बनता है, काइंड का अनकाइंड बनता है, चेंजिंग का अनचेंजिंग बनता है। और कुछ प्रीफिक्स है जैसे कि MIS, DIS, IN, IR, IM, IL। जैसे कि लीड से मिसलीड, लाइक से डिसलाइक, विजिबल से इनविजिबल, इरेगुलर से रेगुलर से इरेगुलर, पॉसिबल से इम्पॉसिबल, लॉजिकल से इलॉजिकल, बैलेंस से इम्बैलेंस, मेजरेबल इमेजरेबल, मॉर्टल इमॉर्टल, पोलाइट इम्पोलाइट, पेशेंट इम्पेशेंट। ऐसे कुछ कुछ जो प्रीफिक्सेस है वो हमें एंटोनिम्स ढूंढने में और उसे समझने में मदद करते हैं। चलो सैम्पल्स क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ पार्शियल। पार्शियल का उसमें से इम लगा के इम्पार्शियल बनता है, डिसपार्शियल नहीं होता है, इनपार्शियल नहीं होता है, इम्पार्शियल। द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और एक क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एक्सपेंसिव। ध्यान रखें कि एंटोनिम पूछा गया है कि सिनोनिम पूछा गया है। ज्यादातर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सिमिलर मीनिंग वर्ड या सिनोनिम, और अपोजिट वर्ड दैट इज एंटोनिम। अभी एक्सपेंसिव का सिनोनिम ढूंढना है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, चीप का मतलब सस्ता, रीजनेबल का मतलब जितना होना चाहिए उतना, इकोनॉमिकल का मतलब जिसे पैसा कम लगता है ऐसा। तीनों भी उसके अपोजिट वर्ड है, लेकिन डियर वर्ड ऐसा है, जैसे डियरेस्ट मार्केट हम कहते हैं कि महंगा मार्केट, तो डियर वर्ड है एक्सपेंसिव से, सिमिलर वर्ड है, ऐसे सिनोनिम कह के समझा जा सकता है। जैसे कि अभी तीसरा एक क्वेश्चन और देखेंगे, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू गेट एन एंटोनिम ऑफ एप्रोप्रिएट। कोई तो एक प्रीफिक्स ऐसा ढूंढो कि एप्रोप्रिएट का अपोजिट हमें मिल जाए। एप्रोप्रिएट का अपोजिट है इनएप्रोप्रिएट, तो डिसएप्रोप्रिएट नहीं होता है। बी ऑप्शन इनएप्रोप्रिएट ये राइट रहेगा।
मिस और इम यहाँ पर नहीं लगता है। तो इस तरह से ये प्रीफिक्स से हमें एंटोनिम्स समझने में ज़्यादा मदद करते हैं। सिनोनिम्स जैसे कुछ कुछ एंटोनिम ऐसे होते हैं जिसमें प्रीफिक्स, जैसे कि रिच एंड पुअर, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है लेकिन वो एग्जैक्टली अपोजिट है। और आप इस तरह से वर्ड कैसे पाओगे, ढूंढ कर पाओगे, तो ये जितना आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना वोकैबुलरी आपका बढ़ेगा, जितना वोकैबुलरी आपका बढ़ेगा उतना आप एंटोनिम सिनोनिम ज़्यादा दे पाओगे। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटर एंड सबऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर एंड सबऑर्डिनेटर दोनों भी दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शंस यूज करते हैं उनके दो हिस्से हैं, कोऑर्डिनेटर एंड सबऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर इसके पहले हमने देखे फैन बॉयज, वो है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो FANBOYS फैन बॉयज समझना और याद करना काफी आसान है अगर ये है कोऑर्डिनेटर्स। और सबऑर्डिनेटर बहुत ज्यादा है, जैसे कि आफ्टर, although, though, even though, as if, so that, because, before, even though, since, until, unless, what, when, whenever, where, which, while, who, whom, whose, ये सबऑर्डिनेटर है। अभी हर एक का यूज आपको किस तरह से होना चाहिए ये मालूम अगर है तो आप सही कोऑर्डिनेटर या सही सबऑर्डिनेटर ढूंढ पाए। हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसके जरिए हम समझ पाएंगे कि वो एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। इसका मतलब कोई तो कंजंक्शन, चाहे सबऑर्डिनेटर हो या कोऑर्डिनेटर हो, कोई तो एक यूज करो। रंजित रैन फास्ट डैश ही वांटेड टू कैच द बस। इसमें अगर इफ यूज करेंगे, इफ यू वांटेड टू कैच द बस, तो ये सेंटेंस इनएप्रोप्रिएट लगेगा। एंड यूज करेंगे तो भी नहीं रहेगा, लेकिन बिकॉज करेंगे, रंजित रैन फास्ट बिकॉज ही वांटेड टू कैच द बस, ये मीनिंग उसका करेक्ट आ सकता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम जाएंगे सेकंड एग्जांपल की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। उसी तरह का क्वेश्चन है। शी सेज दैट शी लव्स हर डॉग डैश नेवर प्लेज विथ इट। डॉग के लिए इट का इस्तेमाल किया गया है और नेवर प्लेज विथ इट ये सही मीनिंग नहीं दे रहा है। एंड नेवर प्लेज विथ इट अगले पीछे वाले वाक्य के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं हम लोग, लेकिन बट का इस्तेमाल करेंगे तो सही लगेगा। शी सेज दैट शी लव्स हर डॉग बट शी नेवर प्लेज विथ इट। अभी बट ऐसी चीज है कि जैसे कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हम, तब उसके पहले का क्लॉज के लिए थोड़ा सा अलग सेंटेंस होना चाहिए। शी सेज दैट शी लव्स हर डॉग, वो उनकी डॉग को, शी लव्स हर डॉग, अगर ऐसा है तो उसके साथ खेलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, उसके एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी वो बता रहा है कि बट शी नेवर प्लेज विद इट। सो व्हेन शी नेवर प्लेज ये भी सही नहीं रहेगा, तो बट ये रहे, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई देता है। तीसरा एग्जाम्पल की जाए, विच वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इज अ कंजंक्शन। सेंटेंस में से कंजंक्शन कौन सा है ये ढूंढो। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे तो उसमें सारे के सारे आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ कंजंक्शन ही बताना है कौन सा है। डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई गेट बैक। एनीवेयर, अंटिल, कम, नन ऑफ दिस। लास्ट ऑप्शन को हम थोड़ा देर के लिए बाजू में रखते हैं, उसका कोई संबंध नहीं आ रहा है। कम, अंटिल या एनीवेयर, ये कम तो वर्ब है, नहीं आएगा, या गेट बैक ये वर्ब है या नहीं आएगा। अंटिल, दोनों वर्ड्स को, दोनों सेंटेंस को, आई गेट बैक एंड डोंट गो एनीवेयर, उन दोनों को सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन है। सो ये कंजंक्शन, ये अंटिल, दिस विल बी राइट। एंड फोर्थ एग्जांपल, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। अभी करेक्ट कंजंक्शन को फिल करना है। आई विल बी ग्लैड डैश इट्स अ फिनिश। व्हाट इट्स फिनिश नहीं हो सकता, सो दैट इट्स फिनिश नहीं हो सकता। व्हेन इट्स फिनिश ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसका मतलब सही समझता है
जब ये खत्म हो जाएगा तब मुझे खुशी होगी, आई विल बी ग्लैड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस तरह के हम कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटर देखे हैं। इसके बाद हम तीसरा जो ग्रामर का टॉपिक रह गया था हमारा, उसके बारे में देखेंगे, वो है क्वेश्चन टैग। अगर क्वेश्चन टैग को समझना है तो पहली बात है कि कुछ कुछ चीजों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला, सब्जेक्ट एंड इट्स प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या है और उसका प्रोनाउन क्या बनता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड इन द सेंटेंस, कौन सी ऑक्सिलरी सेंटेंस में यूज की गई है, इसकी तरफ दूसरा तरफ ध्यान देना है। तीसरा, सेंटेंस निगेटिव है या अफर्मेटिव है, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव बनता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टैग निगेटिव बनता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल बिल्कुल ना भूलते हुए उसकी तरफ हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन टैग, सब कुछ ठीक लिखा है लेकिन क्वेश्चन टैग करने के लिए कहा है लेकिन वही नहीं किया है तो अंक नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तो चूज द क्वेश्चन है, 4 में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि 2 ऑप्शन सेम ही हो लेकिन एक के लास्ट में अंत में क्वेश्चन टैग दिया हो, तो उसको हमें चूज करना चाहिए। चले जाते हैं पहले टॉपिक की तरफ, वो है सब्जेक्ट और प्रोनाउंस। अगर सब्जेक्ट या डूअर ऑफ एक्शन या काम करने वाला व्यक्ति है एक, जैसे कि रंजीत है, तो उसके लिए प्रोनाउन आएगा ही। अगर अंजलि है तो उसके लिए आएगा शी। रंजीत एंड अंजलि दोनों भी है तो उसके लिए आएगा दे। अगर कोई इनएनिमेट थिंग है जैसे कि कंप्यूटर है तो उसके लिए इट, जैसे कि हमने डॉग के लिए भी इट देखा है। और इसके अलावा आई वी यू, ये तो प्रोनाउन है ही, हमें प्रोनाउंस का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ध्यान रहे कि हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल वहां पर करना है, हमें नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सब्जेक्ट और प्रोनाउन हमें समझ में आ गए, तो हम थोड़ा आगे जा सकते हैं। दूसरा है कि ऑक्सिलरी वर्ब। लगभग जो भी सेंटेंस दिया जाता है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है। सिर्फ 2 टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आपको नहीं दिखाई देगा, एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस। इसमें भी अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो भी आपको डिड दिखाई देगा, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं देगा। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है और उनका नेगेटिव फॉर्म क्या है ये हमें समझना चाहिए। जैसे कि एम और आर है तो उनका नेगेटिव फॉर्म आरन करते हैं। इज है तो इजंट, वॉज है तो वॉजंट, हैज है तो हैजंट, हैव है तो हैवंट, हैड है तो हैडंट, शाल का शांट, विल का वोंट, कैन का कांट, कुड का कुडंट, शुड का शुडंट, वुड का वुडंट, मे का मेंट, माइटेंट और नीड का नीडंट। इस तरह से नेगेटिव फॉर्म होते हैं। इन नेगेटिव फॉर्म को हमें समझना बहुत जरूरी होता है, खासकर विल का वोंट लिखते वक्त बहुत से छात्र गड़बड़ी कर बैठते हैं। और तीसरी बात है कि सेंटेंस नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है उसे समझना है। ये क्यों समझना है, क्योंकि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका टैग अफर्मेटिव आता है, अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव आता है। इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि राजू इज रनिंग फास्ट, ये अफर्मेटिव है, क्यों, क्योंकि उसमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर ऐसा शब्द नहीं है। और दूसरा वाक्य राजू इज नॉट रनिंग फास्ट, ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि उसमें नॉट वर्ड आया है। जैसे कि नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर ऐसे शब्द जब आते हैं तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये नेगेटिव है और पहला जो राजू इज रनिंग फास्ट, ये अफर्मेटिव है। तो दोनों जो दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव है या अफर्मेटिव है उसे समझना बहुत जरूरी होता है। और चौथा है क्वेश्चन मार्क, जिसे बिना भूले हमें देखना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क दिया गया है या नहीं। हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि और एक बात रह गई, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये दोनों टेंस में जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तो सिंपल प्रेजेंट में डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट आता है या थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो डज करते हैं और बाकी सभी के लिए डू करते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में डीड का इस्तेमाल करते हैं। चले जाते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस किस तरह से पूछेंगे। चूज द करेक्ट टेल टैग फॉर द फॉलोइंग। तेजस्विनी कैन प्ले म्यूजिक, तेजस्विनी कैन प्ले म्यूजिक। ऑप्शन है कांट शी,
तेजस्विनी लड़की है इसलिए शी होना जरूरी है। और कैन है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टेल टैग नेगेटिव लगेगा। तो यहाँ पर म्यूजिक के बाद कॉमा, कॉमा के बाद कांट सी, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। डज का कोई संबंध नहीं आता है, डोंट का भी संबंध नहीं आता है, नन ऑफ दिस भी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट टेल टैग फॉर द फॉलोइंग। उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या पूछा है, श्लोक स्पीक्स लाउडली, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो लेकिन मेन वर्ब कौन सा है, स्पीक, और उसको एस लगा है, स्पीक्स ऐसा है। जब एस लगता है और श्लोक ये थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखाई देता है, स्पीक्स है इसलिए हम डू नहीं कर सकते, डू के बाद डज कर सकते हैं, लेकिन वाक्य अफर्मेटिव है इसलिए नेगेटिव करने के लिए डजंट करना पड़ेगा। श्लोक एक लड़का है इसलिए ही का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डजंट ही ये वर्ड सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, डजंट ही इज राइट। सेकेंड ऑप्शन बी है, लेकिन डजंट का स्पेलिंग ठीक तरह से नहीं लिखा है, लेकिन थर्ड में डज ही ऐसा आता है, और डोंट ही इसमें डजंट ही, ये ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम जाते हैं और एक एग्जाम्पल का, चूज द करेक्ट टेल टैग फॉर द फॉलोइंग। संजय टुक द बैग, डोंट शी, डोंट ही नहीं आएगा क्योंकि टुक वर्ड है, ये तो पास्ट टेंस का वर्ड है, पास्ट टेंस है तो डीड होना जरूरी है। तो यहाँ पर डीड सिर्फ लास्ट में है, डिडंट ही, सो लास्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट और दो एग्जांपल हैं, इसके मैं ऑप्शन नहीं दिया हूं लेकिन समझाना चाहता हूं। गिव मी योर पेन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब भी कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, जैसे कि ऐड ए क्वेश्चन टैग या चेंज द वॉइस या क्लोज द विंडो, ओपन द विंडो, ओके, ब्रिंग मी द बुक, इस तरह के जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं तब इंपेरेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन टैग लगाने के लिए विल यू कह सकते हैं। गिव मी योर पेन, विल यू, ओके। तो इंपेरेटिव सेंटेंस भी आप समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट इज केशव इज नॉट लायर, यहाँ पर वाक्य सेंटेंस है वो निगेटिव है, तो ऑक्सिलरी वर्ब है इज, और केशव के लिए हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, इज है, इज जैसे कि वैसा लिखेंगे, यहाँ इज का इजंट नहीं करेंगे क्योंकि वाक्य निगेटिव है, सेंटेंस निगेटिव है। और इज ही करेंगे, इज ही क्योंकि केशव लड़का लगता है इसलिए इज ही और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्वेश्चंस, अगर आप उन 5 चीजों की तरफ अगर ध्यान देते हो तो क्वेश्चन टैग को समझना उसका बड़ा ही आसान होता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, इसके भी कोई गिनती नहीं है, बहुत बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं, और नॉर्मली पहले 50 प्रोवर्ब अगर देखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो यूजुअल में जैसे हर कॉमनली यूज करते हैं ऐसे प्रोवर्ब को आप एक बार पढ़िए, प्रोवर्ब का मतलब समझ लीजिए कि उसका मतलब क्या होता है, और हो सकता है कि किस तरह के प्रोवर्ब पूछे जाएंगे। बहुत ही रेयर प्रोवर्ब शायद नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ टेक्स्ट बुक की बात नहीं चल रही है, कॉमनली यूज प्रोवर्ब्स की बात चल रही है। टेक्स्ट बुक में है वही पूछे जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई भी कॉमन प्रोवर्ब जो आपको मालूम होते हैं, कॉमनली यूज कर किए जाते हैं, ऐसे प्रोवर्ब पूछे जाते हैं। इस सैंपल क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। चूज द करेक्ट प्रोवर्ब दैट मीन्स, ऐसा प्रोवर्ब चूज करो जिसका मतलब नीचे दिया गया है, थिंग्स वी ऑलरेडी हैव आर मोर वैल्यूएबल देन व्हाट वी होप टू गेट। जो चीज हमारे पास है वो दुगनी इंपॉर्टेंट है उससे जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसके लिए हम आशा करते हैं। सो व्हाट एवर वी हैव इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट एवर वी डोंट हैव। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। तो टिट फॉर टैट, ये तो नहीं हो सकता, टिट फॉर टैट का मतलब बदला, एक का बदला दूसरे से लिया, जैसे टेकिंग रिवेंज। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स विथ हिज टूल, ब्लेम्स हिज टूल, ऐसा है, ये भी नहीं हो सकता। एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज,
ये भी तो नहीं है. A bird in hand worth two in a bush. This is correct sentence. Correct proverb. उसका मतलब है things we already have are more valuable than what we hope to get. So meaning उसका मतलब मिल गया हमें. A bird in hand worth two in a bush. Okay. Next example और एक example देखेंगे. Complete the proverb. Actions speak louder than what. ये आधा ही प्रोवर्ब दिया है. पहला एग्जांपल देखा हमने तो उसमें क्या कहा था कि मीनिंग है, मीनिंग के साथ आपको प्रोवर्ब को ढूंढना है. अभी दूसरे एग्जांपल में आधा प्रोवर्ब दिया है, आधा क्या है वो आपको पूछा गया है. तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ऐसा प्रोवर्ब है. तो बाकी के ऑप्शंस है जो कोई काम के नहीं है, जैसे कि एक्शन स्पीक लाउडर देन लाउड स्पीकर कैसे हो सकता है, माइक नहीं हो सकता है और डिक्शनरी नहीं हो सकता, तो वर्ड्स ये सही रहेगा. तो आप ध्यान दीजिए कि कम से कम एग्जाम के जाने के पहले जो कुछ 50 प्रोवर्ब आपको दिखते हैं जो कॉमनली यूज्ड है, तो अगर देखते थे तो वो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें याद आ जाते हैं. हमें पूरे की पूरी याद नहीं करना है, तो क्या करें, एक बार हम पढ़ेंगे तो उसके ऑप्शन से ऑप्शंस के जरिए हमें उसका पता बिल्कुल चल जाता है. और एक एग्जांपल देखेंगे. कंप्लीट द प्रोवर्ब डैश कांट बी चूजर्स. यहाँ पर बेगर्स कांट बी चूजर्स ये एक्चुअल प्रोवर्ब है. बेगर्स कांट बी चूजर्स. यहाँ पर बेगर्स है, माइजर्स है, लॉर्ड्स है, बिजनेसमैन है, बेगर्स है. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट. ऑप्शन नंबर डी इज राइट. नेक्स्ट, कंप्लीट द प्रोवर्ब. बेटर लेट देन व्हाट. दुर्घटना से देर भली, ऐसे हम कहते हैं. तो बेटर लेट देन नेवर ऐसा होना चाहिए. प्रॉम्प्ट, पंक्चुअल, इंस्टेंट. देखो सारे के सारे शब्द ऑप्शन में इस तरह से दिए जाते हैं कि आपको लगे कि हाँ ये एडजस्ट हो सकता है, ये सुटेबल, लेकिन एक्चुअली आपको प्रोवर्ब मालूम है तो ही आप सही चूज कर पाओगे. ठीक है. तो बेटर लेट देन नेवर, ऑप्शन डी राइट. अभी जाते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट की तरफ कि राइटिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से होंगे. पहले तो राइटिंग स्किल का मतलब क्या है. क्वेश्चन पेपर में अक्सर लेटर्स पूछे जाते हैं, नोटिस दिए जाते हैं, डायलॉग्स होते हैं, ट्री डायग्राम्स होता है, पाई चार्ट होता है, या एडवर्टाइजमेंट्स होती है, स्टोरीज होती है, रिपोर्ट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, या और कुछ जो कुछ बाकी रह गया. मुझे नहीं लगता है कुछ बाकी रह गया. जो कुछ है वो इस तरह से होते हैं. स्टोरीज खासकर लेटर स्टोरीज ये तो हम हमेशा होते हैं. डायग्राम्स होता है, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, ऐसे कुछ राइटिंग स्किल आपको तो अक्सर दिया जाता है. इनके आधार पर एक एक एग्जाम्पल आपको देंगे और उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे. क्वेश्चन भी इस तरह से होंगे कि सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. जैसे कि कोई लेटर दिया जाता है और लेटर के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे कि दे वांट टू चेक इफ यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट. तो समझ में आया कि नहीं, ये समझने के लिए कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस ये यहाँ पर रहेंगे. हम एक दो एग्जांपल ले लेंगे. रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस. और पहला स्टोरी हम देख लेते हैं. Once there was a lion in the jungle who used to kill an animal daily for his meal. One day, it was the rabbit's turn. He planned to kill the lion. He went to the lion and told him that there was another lion who claimed to be more powerful than him. Then the lion asked the rabbit to take him to that lion. The rabbit took him to the well. When the lion looked in the well, he saw his own reflection and jumped in the well and died. ये छोटा सा स्टोरी है. कुछ भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाएंगे, लेकिन क्या क्या पूछा जा सकता है, चलो हम सैंपल क्वेश्चन देखेंगे. चूज द करेक्ट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी. क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है. Be very serious regarding reading the questions. इसमें जो कुछ है हमें समझ में आ गया कि लायन और रैबिट के स्टोरी है. उसमें लायन हर रोज का
कि किसी एनिमल को खा जाता था। आज रैबिट का टर्न था। रैबिट ने उसे बताया कि और कोई लायन है जो तुमसे ताकतवर है। तो एक लायन ने बोला कि चलो मुझे उसके पास लेके जाओ, और रैबिट व्हेल के पास लेके गया। उसने खुद का रिफ्लेक्शन दिया और उसे मारने के लिए जंप किया और खुद मर गया। तो रैबिट भी बच गया और बाकी के सारे एनिमल भी बच गए। तो इसमें हेडिंग क्या हो सकता है? लायंस विंस, लायन की जीत हुई? नहीं, लायन तो मर गया, उसकी जीत कैसे होगी? लायन एंड रैबिट विंस, यहाँ पर रैबिट विंस हो सकता था, लेकिन लायन भी जुड़ा है तो ये नहीं हो सकता। टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरने, ये हो सकता है। लायन बिकम्स किंग, ये भी नहीं। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ये सूटेबल रहेगा और मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। डैश डैश टॉट डैश डैश अ लेसन, द लायन टॉट द रैबिट अ लेसन, नहीं, रैबिट ने लायन को लेसन दिया। तो द रैबिट टॉट लायन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी के एनिमल्स द रैबिट, ये करेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, हम जाते हैं। ये है पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब है सर्कल है, सर्कल का डिवीजन किया जाता है परसेंटेज में, और ये पाई चार्ट के ऊपर ये राइटिंग स्किल में पूछा जाता है अक्सर। पाई चार्ट पे ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये है सेक्टर वाइज डिमांड ऑफ एम्प्लॉइज और वर्कर्स। द डिमांड ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री, यहाँ पर एक हिस्सा ऐसा है जो इंडस्ट्री का है। द डिमांड ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री इज लेस देन द डिमांड इन, इंडस्ट्री का डिमांड किससे लेस है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का 50% है और इंडस्ट्री का 25% है। किससे लेस है? डिमांड ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री इज लेस देन द डिमांड इन ट्रांसपोर्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड तरफ जाएंगे। डैश सेक्टर हैज हाईएस्ट डिमांड ऑफ वर्कर्स, इसका भी आंसर ट्रांसपोर्ट ही है, क्योंकि वहां पर 50% है। ये भी हमें समझ फिगर्स को देखकर या डायग्राम को देखकर, हमें पाई चार्ट को देखकर हमें आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन, डैश सेक्टर हैज द लोवेस्ट डिमांड, द अदर सेक्टर 2%, यहाँ पर अदर्स है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया कि स्टोरी के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या पाई चार्ट आता है तो उसके ऊपर किसने, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 या 3 4 इतने ही क्वेश्चन एक राइटिंग स्किल के बेस पर आ सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं कि डायलॉग। डायलॉग भी पूछे जाते हैं, डायलॉग के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। हर्षित, मॉम आई हैव गॉट द फर्स्ट रैंक इन द स्कूल। उसके बाद मॉम ने कुछ तो आंसर दिया, लेकिन हमें बताना है कि उसने क्या आंसर दिया। हम जाते हैं, ओ रियली ग्रेट, you really deserve, congratulations, what a bad result। यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है, गलत क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। चूज द अनसुटेबल सेंटेंस, सुटेबल सेंटेंस नहीं कहा है, क्योंकि तीनों भी सेंटेंस सुटेबल ही है। ओ रियली, ओ ग्रेट, यू रियली डिजर्व, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तीनों भी सुटेबल है। लेकिन क्वेश्चंस क्या बताता है कि अनसुटेबल सेंटेंस बताओ, उसमें अनसुटेबल सेंटेंस व्हाट अ बैड रिजल्ट ये रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाता है, और हर एक वर्ड की तरफ ध्यान देंगे, खासकर नॉट वर्ड या अनसुटेबल वर्ड की तरफ, इस तरफ ध्यान देना है। और एक डायलॉग हम देखेंगे, रीड द कन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। अदिति, गुड मॉर्निंग डॉक्टर प्रशांत, हाउ आर यू डूइंग? Dr. Prashant, good morning Aditi, I am doing well, and you? Aditi, I am great, thank you. This is my friend Sujata. She is thinking about joining hospital, but she has a few questions about the administration here. Would you mind telling her about the administration, please? Dr. Prashant, hello Sujata. It's a pleasure to meet you. I am more than happy to speak with you. Please stop by my chamber tomorrow. It's a pleasure to meet you, doctor. Thank you so much for helping us. डॉक्टर प्रशांत ने कुछ कहा है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं, डॉट लाइन दिया है। चलो देख लेते हैं उसके भी बाद में। होपफुली आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दिस मैटर।
चलो हम इसके क्वेश्चंस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे. Sujata is what? A friend of Aditi, a friend of Dr. Prashant, a friend of Dr. Prashant and Aditi, and none of these. Sujata किसकी फ्रेंड है? अदिति की. So a friend of Aditi is right answer. ये कॉम्प्रिहेंशन है. पूरे डायलॉग का देखकर हमें जो कॉम्प्रिहेंड हुआ है, समझ में आया है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है. डायरेक्ट डायलॉग क्या ये नहीं पूछा है. डैश वांट्स टू ज्वाइन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल को कौन ज्वाइन करना चाहता है? अदिति, डॉक्टर प्रशांत एंड अदिति एंड सुजाता. इसमें से कौन हॉस्पिटल को ज्वाइन करना चाहता है? अदिति तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक्वेंटर है, वो इंट्रोड्यूस करती है. तो ये सुजाता है. डॉक्टर प्रशांत तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में ही है. तो हम ऑप्शन नंबर डी इज राइट. चूज अ सुटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन डायलॉग्स. ये ब्लैंक स्पेस कौन सा है? जो डायलॉग में जो ब्लैंक दिया गया है उसी के बारे में पूछा गया है. यहाँ पर क्या होना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस. ऐसे जब सुजाता कहती है तो उसके रिप्लाई में डॉक्टर कहते हैं कि गो टू हेल. इसे डॉक्टर कैसे कहेंगे? व्हाट रबिश, नन ऑफ दिस एंड डोंट मेंशन इज द राइट आंसर. ओके, तो यू हैव अंडरस्टूड. डायलॉग आते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट, लेटर्स. ये बड़ा फेवरेट होता है एवरी क्वेश्चन पेपर का. श्रुति कुलकर्णी, स्टैंडर्ड 9A, 26 अगस्त 2021. डेट वगैरह सब कुछ बड़ा धीरे से और अच्छी तरीके से पढ़ना है. टू द हेड मिस्ट्रेस, विद्या मंदिर स्कूल, विक्रोली, नवी मुंबई, मुंबई. Subject, request to provide bona fide certificate. Dear sir, dear madam, my father has to submit my bona fide certificate in his office in the next week. Therefore, I am applying for it. Please provide me bona fide certificate as early as possible. Thank you. Yours sincerely, Shruti Kulkarni. So, questions किस तरह से होंगे? चलो हम पूछ लेते हैं. The letter is sent to. किसको लेटर भेजा गया है? Sent to. ये पैसिव वॉइस है, ध्यान में रखिए. कौन भेज रहा है ऐसा नहीं कहा है, किसको भेजा गया है. यस सर. द हेड मिस्ट्रेस को भेजा गया है. यहाँ पर लिया है टू द हेड मिस्ट्रेस, तो द हेड मिस्ट्रेस ऑप्शन बी इज राइट. सेकंड, द लेटर इज फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है? फॉर्मल भी नहीं और इनफॉर्मल भी नहीं और नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है. तो लेटर हमें मालूम है कि जब ये ऑफिस लेटर होता है तो सभी लेटर फॉर्मल ही होता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. थर्ड, व्हाई डज श्रुति नीड बोना फाइड सर्टिफिकेट? टू मेक अ बोट, बोट बनाने के लिए चाहिए. टू टेक एडमिशन, एडमिशन के लिए चाहिए. टू गिव हर फादर, फादर को देने के लिए चाहिए. नन ऑफ दिस. उसमें से ऑप्शन सी जो फादर को देने के लिए उसे लेटर में मेंशन किया है, इसलिए हमें मालूम पड़ता है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, द लेटर कैन बी कॉल्ड. इसे कौन सा लेटर कह सकते हैं? अनाउंसमेंट लेटर कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ अनाउंस नहीं किया है. एपोलॉजी, इसमें किसी को भी सॉरी नहीं कहा है, तो एपोलॉजी कैसे आ सकता है? एपोलॉजी का मतलब है फीलिंग सॉरी, किसी को क्षमा, किसी की क्षमा मांगना या सॉरी कहना, एपोलॉजी. देन नेक्स्ट, एग्रीमेंट लेटर नहीं लग रहा है, ये इसमें एग्रीमेंट तो है नहीं. और एप्लीकेशन लेटर, हाँ, अप्लाइंग फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, सो दिस इज एप्लीकेशन लेटर. नेक्स्ट, नेचर बाजार, ये एडवर्टाइजमेंट है. एडवर्टाइजमेंट के आधार पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जा सकते हैं. डिजाइन फेयर, एंट्री ₹20. 50 innovation designers showcase contemporary designs using traditional craft skills. 24th October to 2nd November. Open daily 11 AM to 7 PM at Nature Bazaar, Andheriya Mode near Chhattarpur Metro Station, New Delhi. Delicious food court and cultural performances too. ये
पूरा एडवर्टाइज पढ़ लिया हमने, उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन, द फेयर विल बी इन अक्टूबर ओनली, नहीं, अक्टूबर एंड नवंबर दोनों भी है। नवंबर ओनली, ये भी नहीं। अक्टूबर एंड नवंबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फेयर विल बी हेल्ड इन मुंबई, न्यू दिल्ली, देहरादून, नन ऑफ दिस। इसमें न्यू दिल्ली का दिया है एड्रेस में, तो हमें मालूम पड़ गया कि ये न्यू दिल्ली में है। एंट्री फी इज ₹200, ₹20, ₹2000 और नन ऑफ दिस। इसमें मालूम है कि समोर एंट्री फी दिखाई दे रहा है कि ₹20 है। और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द फेयर। नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन है उसमें से कौन सी चीज ऐसी है कि जो फेयर में नहीं होने वाली है। कल्चरल परफॉर्मेंस लास्ट में दिया है। फूड, यहाँ पर फूड कोर्ट है तो होना ही चाहिए। क्राफ्ट स्किल्स, ये उसी का फेयर है। और लास्ट में टेक्नोलॉजी शो, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, तो ये लास्ट ऑप्शन नॉट है वहां पर, तो नॉट की तरफ ध्यान देंगे तो टेक्नोलॉजी शो ये आंसर करेक्ट है। एक नोटिस देखेंगे, VB हाई स्कूल मुंबई, 10 सितंबर 2021। नोटिस, ड्रामेटिक्स competition audition. An inter-school dramatics competition will be held on 28th September at Nalanda Hall. An audition will be conducted for selecting students for the school team. Interested candidates can give their names to understand. The principal, VB High School, Mumbai. Questions पूछ लेते हैं। The notice is regarding what? ड्रामा का कुछ तो है, लेकिन एग्जैक्टली ड्रामा के बारे में नहीं है। ऑडिशन के बारे में, हाँ, ये ऑडिशन के ड्रामेटिक कंपटीशन ऑडिशन, तो ये ऑडिशन इज राइट आंसर, इससे एग्जाम के बारे में नहीं है। सेकंड इज द कंपटीशन विल बी हेल्ड एट नालंदा हॉल, नाना हॉल, नाला सोपारा हॉल, नन ऑफ दिस। ये नाना का लगाया है इसलिए चेक कर लेना है कि नालंदा हॉल है, so option 1 is right. Third question, who has sent this notice? किसी ने भेजी है नोटिस? The principal, the president, the monitor और the class representative. लास्ट में तो हमें पता चलता है कि भेजने वाला लास्ट में दिखाई देता है। The principal is the right answer, so option A is right. The competition will be held on बताया तो टाइम डेट आएगा 28 सितंबर, 28 अगस्त, 28 अक्टूबर या नन ऑफ दिस। इसमें मेंशन किया है 28 सितंबर। सो इस तरह से जो भी कोई नोटिस आएगा तो इससे हमें बड़े आसान से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे राइटिंग स्किल हमने देखे हैं, अभी और एक लास्ट का देखेंगे। इसमें चार्ट है या टेबल दिया गया है, लिखा है classification of 100 students based on the marks obtained by them in physics and chemistry in an examination. अभी यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स है? 100 स्टूडेंट्स। कौन से सब्जेक्ट है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड एवरेज एग्रीगेट, ओके। और कितने मार्क्स का पेपर है? मार्क्स आउट ऑफ 50। तो सब्जेक्ट दिए हैं और मार्क्स आउट ऑफ 50 में से 40 के अबव कितने हैं, 30 के अबव कितने हैं, 20 के अबव कितने हैं, 10 के अबव कितने हैं और 0 के अबव कितने हैं। 100 स्टूडेंट है, 0 के अबव 100 तो होगा ही ना, तो 40 के ऊपर कितने हैं, 30 के ऊपर कितने हैं, और सब्जेक्ट वाइज हमें समझ लेना है। पहले, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट अबव 40 मार्क्स इन केमिस्ट्री? आंसर केमिस्ट्री देख लेंगे, केमिस्ट्री में 40 के अबव है 4, तो यहाँ पर 4 उत्तर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड हियर? कितने स्टूडेंट को क्लासिफाई किया है? सबसे फर्स्ट लाइन में दिया है 100 स्टूडेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो 100 आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। देन टोटल मार्क्स फॉर एवरी पेपर वर, क्या तो हमारा मार्क्स आउट ऑफ कितने हैं? 50, तो आंसर डी इज राइट। एंड फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट अबाउट 30 मार्क्स इन फिजिक्स? 30 के ऊपर मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला?
30 के ऊपर के वहाँ 32, यहाँ पर 32 ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर दिखता है फिजिक्स में अबव 30 इज 32। ओके, नेक्स्ट सारे के सारे राइटिंग स्किल हमने देखे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी देखा है। लगातार 3 वीडियो में कि हमने सारे के सारा ग्रामर का हिस्सा देखा है, रिवीजन अच्छी तरह से हुआ है और इतना है कि बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया है। ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा, उसे लाइक करिए। आपको और कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़रूर उन लोगों को शेयर कीजिए जिन लोगों को जो लोग अभी एसएससी सीटी एग्ज़ाम, एसएससी के बाद सीटी एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने वाले हैं, इनको 11th स्टैंडर्ड को एडमिशन लेना है। ऐसे सीटी एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने वाले सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।